नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बिहार में के चुनावी रण का सेकेंड फेज ऑन है और कल होगी वोटिंग और कल हो जाएगा बिहार का चुनाव सील। चुनाव प्रचार का शोर बंद हो चुका है, लेकिन इस वक्त बिहार के चुनावी हलकों से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं हैं। हिंसा, मारपीट, हंगामा, कॉन्स्पिरेसी, यही सब कुछ चल रहा है इस वक्त बिहार में। दरअसल पहले दौर में जो कुछ हुआ, सारी पार्टियों के पास जमीन का फीडबैक है और जिसको लग रहा है कि हमने अच्छा किया वो प्रचार में ज्यादा ताकत झोंक रहा है, जिसको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, हमें दूसरे में कुछ कमबैक करना पड़ेगा, वो इस वक्त जमीन पर कहीं ये गलती, कहीं वो गलती, कहीं ये साजिश, कहीं ये कॉन्स्पिरेसी, ये ढूंढ रहा है। और साथ साथ बिहार में जातीय तनाव कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैं आपको शुरुआत में एक वीडियो दिखाता हूं और इससे आपको यह पता चलेगा कि नेताओं का डर क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा बयान। मंच पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, और आप ये देखिएगा कि कैसे दोनों अलग अलग पार्टी के, याद रखिएगा, और निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। अभी इन्होंने कहा था, एक जगह ये भी बयान दिया था, निर्दलीय सांसद बनना ईश्वर के बस की बात भी नहीं है, मैं निर्दलीय सांसद जीत करके आया हूं। कांग्रेस पार्टी के हैं वैसे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में तनातनी, लालू परिवार, पप्पू यादव की हिस्ट्री, ये सब कुछ आप जानते हैं। इनको टिकट नहीं देने दिया था, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच दोनों के संबंध कुछ सुधरे तो एक मंच पर भी आ गए। अब मंच है तेजस्वी का, लेकिन मंच संचालन कर रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव कहते क्या हैं इससे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक हाथ में लेकर सारी कमांड पप्पू यादव दे रहे हैं और बगल में महागठबंधन के मेन लीडर, सीएम फेस तेजस्वी यादव खड़े हैं और पप्पू यादव को बोलने दे रहे हैं। पूर्णिया का वीडियो है, जगह पप्पू यादव की थी, सांसद हैं वहां से, एक साथ ही प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आपको मालूम होगा पहले भी एक बार एक ऐसा मौका आया था, हालांकि इस चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने वो सब कुछ भूले बिसरे दिनों की बातें बना दी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे जो समर्थक हैं वो कहीं उनकी छवि कुछ दादागिरी टाइप या उद्दंड वाली छवि ना बने लोगों के मन में। तो इन्होंने एक वक्त तो ये भी ऐलान किया था कि कोई सर पर जो है ऐसा अपना साफा नहीं लपेटेगा, गमछा नहीं लपेटेगा, ये अच्छा नहीं लगता, इससे लोगों को लगता है ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। ऐसा इन्होंने एक बार फरमान निकाला था, लेकिन फिर बाद में वो सब आई गई बात हो गई। पप्पू यादव को वो बात याद रह गई और पप्पू यादव कह रहे हैं मंच से, इन कह रहे हैं ये सर पे मत बांधो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये किसको अच्छा नहीं लगता? ये जो बात वो कह रहे हैं, बड़ी बारीक बात पकड़ी है पप्पू यादव ने, और वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम्हारा नाम खराब होता है, पार्टी का नाम खराब होता है, यादवों का नाम खराब होता है। और वो तो यहां तक बोल गए कि नहीं आना सभा में और यही सब करना है तो घर बैठ जाओ, हमें जरूरत नहीं, हम वोट ले आएंगे, तुम्हारा वोट हम निकाल लेंगे, लेकिन ये सब सड़क पे करते मत घूमो। सुनिए। यही चलते वोट घटे। ये पगड़ी खोलो, खोलिए पगड़ी। मोटरसाइकिल लेके हुरूर बैठिए चुपचाप। जिंदाबाद। नारा उसको हटाओ। देखिए मेरी सुनो बेटा, ताली बजने दीजिए, उसको आने दीजिए चुपचाप। आप लोग पगड़ी तगड़ी माथा में पहुंच पा रही है, हमको पसंद नहीं सब। मैं आग्रह करता हूं यादव के बच्चों से, आप लोग बैठे रहिए घर में, वोट ले लेंगे हम लोग, आप लोग मत निकलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसके अलावा और बहुत सी घटनाएं जो हैं वो जुड़ती हैं, जो कुछ पप्पू यादव और ये जो घटना यहां हुई। अब उनके यादव इसमें कौन लेके आया? पप्पू यादव लेके आए। यादव के बच्चों से कह रहा हूं घर बैठ जाओ, निकाली मोटरसाइकिल, गुड़ गुड़ निकल गए। ये सब नहीं चाहिए हमको, इसी सबसे वोट बंटता है, इसका मतलब भी समझेंगे। लेकिन क्या हुआ ऐसा वहां पर कि पप्पू यादव को ये कहना पड़ा? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे तो ये मतलब जैसे कहा जाता है ना कि आप कुछ मन में आपके इतने गहरे हैं कि आप प्रयास करते हैं लेकिन फिर वो उबल कर बाहर आ जाता है। तो पप्पू जी इतना अपमानित हुए हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव से। अब उनको ये जिस अंदाज में याद दिलाना है, ये सोचिए अभी भाई प्रचार खत्म हो जाएगा, 11 को वोटिंग है। वोटिंग से ठीक पहले आप क्या याद दिला रहे हैं? गुंडागर्दी,
आपकी वजह से वोट बढ़ जाता है। तो क्यों वोट बढ़ता है? वोट इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक माना जाता है कि यादव वहां संपन्न हैं, समृद्ध हैं, लाठी भी लालू जी ने उनके हाथ में दे दी है, यानी शक्ति दे दी है, उसको अलग संदर्भ में देखते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरी जातियां हैं उनको थोड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि अरे यार ये अगर सत्ता में आ गया तो खतरनाक हो जाए। ये दूसरी जातियों के वोट बंटने की डर दिखा। हाँ बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि ऐसे समय में जब पिछले कुछ समय से जंगल राज को लेकर वो राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के मंच पे कि अभी तुम हमको गंवार कहोगी, जब कट्टा लेके निकलेंगे तो रंगदार कहोगी, मतलब कई बार लगता है सचमुच हम भी यूपी के हैं और सब बिहार के ढेर सारे मित्र हैं, लेकिन कई बार लगता है कि बिहार मतलब अभी और समझना है। और वही समझ है जिसको बार बार लोग कहते हैं कि 20 साल बाद भी आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं। यही है ना भाई। अब हम लोग यहां से कह सकते हैं अरे क्या तमाशा हुआ है, अरे ये लालू जी का समय चला गया, 20 साल से नहीं है, फिर भी आप जंगल राज चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो बिहार में होगा, जो इससे कनेक्ट कर रहा होगा, और पप्पू जी ने क्या किया, अच्छा ठीक है तुम्हारा घाव भर गया था या दब गया था तो चलो ठीक है थोड़ा सा कुरेद के देखते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तेजस्वी यादव के उस दर्द को कुरेदने की कोशिश है। लोगों के मन में वो जंगल राज, वो गुंडा राज, वो अपराध का दौर, वो सब याद दिलाने की कोशिश है। अब पप्पू जी ये क्यों कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। आप साबोटाज कह रहे हैं इसको? अब मतलब इससे सुंदर तरीके से क्या हो सकता है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जैसे पता नहीं उस बयान पर आगे आप चर्चा करने वाले कि नहीं, लेकिन जो आपने कहा ना कि वो उन्होंने शब्द बोला था भगवान का बाप भी निर्दलीय नहीं जीत सकता। भगवान का बाप भी निर्दलीय नहीं जीत सकता। अब आप ये सब सबोटाज के अलावा और क्या है? क्या हिंदू नहीं है क्या वहां? उनको मतलब कौन से समीकरण पर वो चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? भगवान का बाप निर्दलीय सांसद बनने के लिए आएंगे क्या? कौन सी बात ये करना चाह रहे हैं? ठीक है। और जब ये बात वो करते हैं तो किसको हिट कर रहे हैं, कहां हिट कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में। अब जो इन्होंने बात पप्पू यादव ने कही, चलें अब ये डेलिबरेट था, जैसा उनको त्रिपाठी जी ने कहा कि तो जानबूझकर तेजस्वी यादव को अंडरमाइन करना या दुखती कमजोर नस पर हाथ रख दिया पप्पू यादव ने, कि इसी सबसे लोग डरते हैं और फिर और लोग नहीं जुड़ पाते मुस्लिम यादव के अलावा तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर। लेकिन क्या आज भी इस चुनाव का फैक्ट यही है जो पप्पू यादव बोल गए या जानबूझ के बोला, कि इसी सब व्यवहार की वजह से या इसी सब डर की वजह से कि गुंडा राज फिर लौट आएगा, दूसरी जातियां भागती हैं, वोट बढ़ता है? इस चुनाव में भी क्या वही हुआ है और कल भी वही होने वाला है? सर देखिए, पप्पू यादव के मन में वो गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि पिछले विगत 10 दिनों के अंदर बिहार के कई क्षेत्रों में कोई बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रकार की इस प्रकार की धमक देखने को मिली है जो उत्तर प्रदेश में आपको असेंबली चुनाव के वक्त मिला था कि भैया को आ जाने दो फिर हम तुमको बताते हैं, जो मोदी जी गाने बताते हैं रेडियो में। हाँ, तो ये बात बिहार के, और ऐसा नहीं जमीन पर भी ये उतरा है। कई ऐसी जगह हैं जो झड़पें सामने देखने को आई हैं, जातीय विद्वेष के आधार पर जो झड़पें होती हैं उस प्रकार की चीजें देखने को आई है। औरंगाबाद जिला में देखने को आई है, गया में जिला में देखने आई है, सहरसा के अंदर देखने को मिला है। तो कई ऐसी जगहों पर इस प्रकार की चिटपुट की घटनाएं देखने को आई हैं। और वो जो कहते हैं ना कि आ जाने दो फिर हम बताते हैं, मुझे लगता है कि रैली में जो आए होंगे और जिस प्रकार से वो आक्रामक तरीके से वो प्रचार कर रहे होंगे, उसको जो है उन्होंने, पप्पू यादव ने देखा होगा कि और बताया जो बिहार की सच्चाई है कि झगड़ा कौन है। आप यदि 2001 का आप आंकड़ा देखेंगे, पंचायती राज चुनाव का आंकड़ा देखेंगे, तो 2001 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं पंचायत में, जितने दलित हैं वे सारे पंचायत समिति, जिला समिति के अंतर्गत जो है वो सवर्णों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और यादवों को हराने की कोशिश करते हैं जी। तो ये इसी का नतीजा था कि आप 2005 का जो परिणाम आपको विधानसभा में दिखा था, वो सवर्ण और दलित एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट किया था। ठीक है, ये चीजें आज भी डराती हैं लोगों को, और बार बार जंगल राज की वो जो तस्वीर होकर के निकल करके आती है वो सामने आज के दिन में बिहार के अंदर बहुत जोर से इसकी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि तेजस्वी की सभा में पप्पू यादव ने कहा तो इसी बात के कहा कि देखिए दूसरे चरण का चुनाव सामने है, और यदि इस प्रकार का एग्रेशन और यदि यादव समाज की तरफ से निकल करके आता है तो स्वाभाविक है कि काउंटर पोलराइजेशन बिहार के अंदर है। और ऐसे भी अनंत सिंह के बाद दुलारचंद की 100 यात्रा में जिस प्रकार से गाली गलौज और ये एक जाति विशेष को लेकर के हुआ, वो भी एक पोलराइजेशन हुआ। उससे भी
लोग कह रहे थे, आरजेडी के लोग कह रहे थे कि होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की चीजें ओपनली में नहीं करनी चाहिए थी। तेजस्वी ने क्या किया कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति से अलग हट करके सवर्णों को भी अपने साथ लेने की कोशिश की। लेकिन नेतृत्व की सोच में बदलाव तो आया है, लेकिन जमीन पर उसके कार्यकर्ता के मन में कोई बदलाव आया है मुझे नहीं लगता है, और यही कारण है, उसी की ओर इशारा उन्होंने पप्पू यादव। मैं आपको बाकी जो घटनाएं हुई हैं, हत्या भी हुई है, वो सारी घटनाएं मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि क्या बाकी जातियां छिटक रही हैं एक बार फिर महागठबंधन से, लालू यादव या जंगल राज के डर से। इस पीछे मुकेश सहनी जी का कल एक ट्वीट आया। अब मुकेश सहनी जी को लेकर क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये इनको पता चल गया कि इस बार महागठबंधन इस बार भी जो है चुनाव में कोई तीर नहीं चला पाने वाला, और तीर ही चल रहा है, मतलब जेडीयू चल रही है और बीजेपी चल रही है। तो ये शायद पाला पलट रहे हैं या ये संपर्क में आ गए हैं एनडीए के, ऐसा हम भी सुन रहे थे। कुछ लोग बिहार में जो गए थे वो ऐसी बातें करने लगे थे। तो उन्होंने पोस्ट किया, अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, और जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। तो ठीक है, प्लेट वीआईपी होगी, लेकिन मेज किसकी होगी? एनडीए की मेज होगी, महागठबंधन की मेज होगी। और ये क्यों उनको ये सफाई देनी पड़ रही, समीर जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि भाई मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और हो सकता है उन्होंने पर्दे के पीछे एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, और उन्होंने अपने भाई की जो उम्मीदवारी विड्रॉ की, मतलब वोटिंग एक दिन पहले, वो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक रहा था कि भाई उनका भाई चुनाव लड़ रहा था, उसको उन्होंने विड्रॉ करवा लिया चुनाव के एक दिन पहले। तो ये चर्चा चल रही थी कि भाई कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं चल रही, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कल ट्वीट किया, वे बताना चाहते हैं कि भाई अब महागठबंधन ने मुझे सब कुछ दिया, जो मैं सीटें चाहता था मुझे वो भी दी, मुझे उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि वे बताना चाहते थे कि मैं महागठबंधन के साथ बना हूं। अगर मुकेश सहनी को लगता है कि भाई एनडीए में सत्ता आ रही है या मुझे एनडीए में जाने से अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव के पहले चले जाते हैं, वो तय कर चुके थे वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। पप्पू यादव ने जो बात कल कही है, जो पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ मंच पर कहा है, तो ये दिव्य दृष्टि मिलने के लिए पप्पू यादव, तेजस्वी यादव को 20 साल लग गए। 20 साल से तो भाई ये चल ही रहा है ना कि जो जिस तरीके से यादव माल लठेत बनकर काम करते सत्ता में आने पे, जिस तरीके से गुंडागर्दी आती है, जिसे एनडीए, बीजेपी, नीतीश कुमार लगातार भुना रही है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को, किस तरीके से वहां पर इन लोगों ने गुंडागर्दी की। तेजस्वी यादव इस छवि से निकल नहीं पाया, तो तेजस्वी यादव के पास 20 साल होने के बाद भी जिस छवि से निकल नहीं सके, उसे पप्पू यादव की तो कोई संत आदमी रहे, पप्पू यादव की तो इतिहास क्या रहा है, मोटरसाइकिल पे आज भी उनके संग किस तरीके से लड़के घूमते हैं, किस तरीके से वहां पर उनका दबदबा है, तो वो किसको संदेश देना चाहते थे। मुझे लग रहा है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा वो एकदम सही था। जो घाव था तेजस्वी यादव का, उस पर उन्होंने नमक मिर्ची लगा के उसको रगड़ने की कोशिश की। अपडेट आपको दूसरे कैंप का मैं दे दूं, क्योंकि वहां भी और एनडीए में भी कुछ चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे फोटो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ लगना जेडीयू दफ्तर के बाहर, कल तस्वीर आई कि बीजेपी दफ्तर के अंदर नीतीश कुमार की तस्वीरें लगे हुए होर्डिंग लग गए हैं, और उसमें सब में टैगलाइन है, फिर से एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो मतलब ये सामान्य नहीं है सर, ज्यादा बताएंगे आपको सर। दफ्तर के अंदर लग रही फोटो, बाहर भी नहीं, सामान्य नहीं है। तो उन्होंने कहा ना फिर से एनडीए सरकार आएगी, तो बदलाव होता रहा है ना। देखिए, पहले नीतीश कुमार जी को लगा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत है, तो पहले जेडीयू ने अपने दफ्तर के बाहर फोटो लगाई मोदी जी की, वो भी पहली बार हुआ था। ठीक है, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बीजेपी को समझ में आया कि ये खेल कुछ और उल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए। तो ये कहा गया कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। पहले तो विधायक दल की बैठक हो रही थी, विधायक दल की बैठक किसके लिए हो रही थी जब वैकेंसी नहीं थी? तो अभी वैकेंसी नहीं है, वहाँ पर पहुँच गए। और अब समझ में आया कि नहीं, ये वैकेंसी से भी काम नहीं चलेगा, चाचा के साथ ही जाना पड़ेगा। तो अब घर के अंदर भी उन्होंने तस्वीर लगा दी है, ताकि जेडीयू को, मैं बार बार इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जेडीयू का वोटर क्या भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी दोनों पर भरोसा। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है तेजस्वी यादव की, जरा सुन लेते हैं। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव कर रहा, बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया
और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के गया, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है, बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे, और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे, और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल। अब ये जो तेजस्वी यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज हो रही है, कल वोट होना है दूसरे फेज का, अंतिम फेज का, तो उससे पहले आप कैंपेन समाप्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कहिए। 171 उन्होंने बताया हमने सभाएं की हैं, ठीक है, मेहनत तो की तेजस्वी जी ने, लेकिन सवाल वही है कि हासिल क्या हुआ उससे। कैंपेन समाप्ति नहीं है। जिस दिन कैंपेन समाप्त हो गया है उस दिन भी कैसे कैंपेन किया जाता है उसका एक नजारा है। ऐसे तो पहले चरण के बाद जिस दिन वोट पड़ रहा होता है वहां रैली भी हो रही होती है दूसरी जगह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो ठीक कर दीजिए। हाँ,
अरे फ्रेम बढ़वा दीजिए, मीसा जी भी थी हुई उसमें। हमने तो बोला दीदी के साथ आए, मैं देखते ही बोला था नहीं, वो थोड़ा सा दीदी के साथ आए। मतलब बड़ी बात है। हाँ। अब इसको भले अब दावा उनका यह है कि एक चुनाव तो पहले फेज में ही आ चुका हमारे पाले में, मतलब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कहेंगे भी वो, यही उनको कहना भी चाहिए। लेकिन यही दूसरा आदमी भी कह रहा है, दूसरी तरफ वाला भी। आपको वो भी दावे सुना देता हूं, ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, और फिर प्रशांत किशोर का दावा भी आपको सुनाएंगे। अमित शाह की बात सुना दीजिए जो उन्होंने कही। 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। 14 तारीख को फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, गलती से भी कमल छाप और तीर छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। चलिए, जो अमित शाह जी ने बात कही है उसी से हम लोग बात अपनी शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा इनका हो गया सुपड़ा साफ। ये सुपड़ा साफ वाला कोई इलेक्शन है या मतलब मध्यम वाला है, बनेगी जिसकी भी सरकार, लेकिन वो ऐसी धमक वाला नहीं। सरकार तो जिसकी बनेगी पूरी धमक से बनेगी। अच्छा। और जबरदस्त सरकार बनेगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और मैं तो मतलब तुलना के तौर पर कहता हूं तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, वैसा ही परिणाम होगा, सब कुछ वैसे ही होने वाला। वन साइडेड एकदम कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कई लोग, पिछला चुनाव था कट टू कट, पिछला चुनाव दिख रहा था कट टू कट था, इस बार कोई कट टू कट की वजह नहीं है। अब कुछ साजिशी सिद्धांत हैं जो चल रहे हैं। जैसे एक यही है कि भाई अगर जेडीयू के लोग भाजपा को हराने लगे या चिराग और नीतीश जी के लोग आपस में लड़ जाएं, तो फिर अंदर खाने अगर इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा हो तो फिर तो ईश्वर जाने। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होने जा रहा है। वैसे ये आपको ये भी आप ही को बताना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं, क्योंकि ये इसे मैं ओन नहीं कर रहा हूं। ओके। लेकिन ये चल रहा है खूब जम के। तो मतलब ये हो सकता है विजय जी आगे इसको विस्तार दे दें, लेकिन ये चल रहा है। मतलब कई लोग बीजेपी जेडीयू या एलजेपी, हाँ, कई लोग ये कह रहे हैं ऐसी उनकी खटपट। लेकिन मैंने तो जो देखा, और चूंकि आपने शुरू जहां से किया वहां फिर से थोड़ा सा जाके याद दिलाते हैं, जब चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ था तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर एक फोटो लगी जिसमें नीतीश जी भी थे, मोदी जी भी थे। कहा गया अरे अब तो जेडीयू के घर तक घुस गए हैं मोदी जी। उसके बाद दूसरा पोस्टर दिखा जो तब भी भाजपा कार्यालय में लगा था, जिसमें नीतीश जी और मोदी जी दोनों थे। तो आज नीतीश जी भाजपा कार्यालय में नहीं गए हैं, नीतीश जी इस बार पहले दिन से भाजपा कार्यालय में है। और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी ज्यादा मतलब एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाकर उसको करना, और जिस तरह से अमित शाह एक्टिव है, दूसरे दलों की भी सीट पर क्या समीकरण होगा, किसकी फंडिंग की दिक्कत है क्या, किसी के लिए प्रत्याशी के लिए कोई नेता आ सकता है क्या प्रचार के लिए। और कमाल की बात ये, बीजेपी के नेता सहयोगी दलों के यहां स्टार प्रचारक जा रहे हैं। हाँ। मतलब अपने हेलीकॉप्टर से अपना नेता भेज के सहयोगी दलों की सीट बढ़वाने में लगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो वाला जो मसला है। हमने इतनी चर्चा की, अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी उतार दी है तेजस्वी के लिए। सब लोग कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए फिर वही बात है, अब मतलब अभी लोग नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव क्या स्टेक है वहां, तू कौन मैं खाम खा। मुलायम सिंह यादव पूरी ताकत लगा के रह गए, कभी कुछ नहीं कर पाए बिहार में। बिहार का यादव लालू जी और तेजस्वी के बाद अखिलेश जी को देखेगा। अच्छा, क्यों देखेगा भाई? ठीक है। एक चीज जो और कल से खास तौर पर, परसों से कह लीजिए, बड़ी शिद्दत से चला रहा है ऑपोजिशन बिहार के अंदर, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह खास तौर पर, कि होटल में मीटिंग होती है, किससे मिल रहे हैं पता ना चले किसी को, तो सीसीटीवी ढांक दिया जाता है, उसके ऊपर कागज लगा दिया जाता है कि ये देर रात फोन हो रहे हैं अफसरों को बुलाया जा रहा है। मैं तो सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की प्रेस का बयान, उन्होंने कहा किसी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में आग वाग लग जाए, फाइलें जल जाए तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये एनडीए को और नीतीश सरकार को पता चल गया है कि हमारा डिब्बा गोल बंद हो रहा है, सरकार आ रही है, तेजस्वी सरकार बनने वाली है, और जो कुछ बचा सकते हो बचा लो।
जहां कुछ जांच किसी पर बैठ जाए वो कागज सब जला डालो और अफसरों को निर्देश देने के लिए अमित शाह मिल रहे हैं। ये चल रहा है ना सर बिहार में? निश्चित रूप से बिहार में चल रहा है। और पवन खेड़ा तो बहुत आक्रामक रूप से पवन खेड़ा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता में भी कह रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि भाई सारे बिल्डिंग के बाहर एक एक अपने प्रहरी बिठा दो, कुछ फाइलें यहाँ से बाहर न जा पाए गाड़ी के अंदर। मतलब इतना ज्यादा उनको सत्ता में लौटने का लग रहा है कि सत्ता में लौटेंगे, और उनको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे भ्रष्टाचार हुआ अमित शाह के ऊपर। नहीं, इससे कोई नहीं, अमित शाह जी कभी गुप्त रूप से मिलेंगे नहीं। और अमित शाह जी जहां रहेंगे पूरे समय मीडिया उनके दरवाजे तक खड़ा, गाड़ी तक रहता है। तो अमित शाह जी को क्या जरूरत है कि भाई सीसीटीवी कैमरे को बंद करवा को मिलेंगे? अमित शाह को मिलना है तो खुल के लोगों से बुला के बात करेंगे। देश के गृह मंत्री है, अभी सरकार भी है वहां पर, कार्यवाहक सरकार तो है ना, बातचीत तो होगी और मीटिंग हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आरोप लगाना। वो मीटिंग ये नहीं है, कोई गुप्त नहीं है वो मीटिंग, लेकिन दूसरी तरह की है। क्योंकि जो पहले चरण के बाद आया तो अमित शाह की मीटिंग इसलिए हुई कि क्या हमारा जो प्रतिशत है जीत का, विनिंग मार्जिन जो है, विनिंग परसेंटेज है, उसमें कोई कमी आ रही क्या? उन 121 सीटों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है, और वो चर्चा इसीलिए कि हमारे हिस्से वाली सीटें कहीं से कम तो नहीं हो रही हैं, उस पर बात ये मैंने भी देखा। भाई किसी ने छाप कहा, अभी कितनी सच्चाई है कोई नहीं कभी ओन करेगा। ये अमित शाह जी ने सबको बुलाया, प्रभारियों को और सबको और कहा क्या इस बार सुन रहे हैं नीतीश जी का जोर ज्यादा चल गया है क्या? तो ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि हमारी सीट डाउन और नीतीश जी के ऊपर हो जाए? ये देखिए, पार्टी वैसे जितना भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ वो हमेशा ये एक्सरसाइज करती है कि लास्ट मिनट तक भी ये एक्सरसाइज करती है कि कहीं हमारे वोट कम नहीं हो रहे, और जो कार्यकर्ता है वो बूथ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, बूथ पर वोटर को लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है, ये सारी बात हो रही है। और ये अमित शाह जी की जो चिंता है वो मुझे वाजिब चिंता लगती है, क्योंकि इस इलेक्शन नंबर 1 हमको रहना है। हाँ, ये उनको नंबर 1 रहना है। लेकिन इस इलेक्शन में आज तक मुझे ये लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और जेडीयू जहां थे वहीं रहेंगे, उससे नहीं आगे ही बढ़ेगा। जेडीयू तो बेटर होगा, आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी कितना आगे बढ़ती है उससे हर्ष जी की बात पर होगा कि चुनाव वन साइडेड हो रहा है या टफ फाइट में। अब उसमें उनके 2 मित्र हैं, एक है चिराग पासवान और दूसरे प्रशांत किशोर। चिराग पासवान कितनी मदद नहीं कर पाएंगे उससे तय होगा, ठीक है, और प्रशांत किशोर कितनी मदद कर पाएंगे उससे तय होगा। अब आप ही देखिए, आप लगे हुए हैं कि प्रशांत किशोर मदद करते हैं इनको, एनडीए वालों को। सब लोग कह रहे हैं वो कई सीटों पर जो है नहीं सर, मुझे भी जो खबर मिली 10-12 सीटों पर जो प्रशांत के प्रत्याशी हैं वो एनडीए की ही मुसीबत, ऐसा ही कहा जा रहा है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, बल्कि राहुल गांधी के सैर सपाटे की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली में, मैंने अभी पूछा, कंफर्म किया, आज कहां हैं राहुल गांधी? तेजस्वी यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वहां से, भाई आखिरी दिन है, आज प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो नेता के लिए चुनाव, इससे बड़ा चुनाव क्या होगा? बिहार की सरकार बदलनी है अगर, तो तेजस्वी यादव काम पे लगे हुए। राहुल गांधी कहां है? आज दिल्ली में है, कल कहां थे? मध्य प्रदेश में थे। मुद्दे राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े उठाते हैं, लेकिन फिर खुद ही उनके कंडक्ट में ऐसी बात दिखाई नहीं देती कि लोग उनको सीरियसली लें, या उनके सीरियसनेस पर सवाल खड़े करने वाले काम वो कर जाते हैं। हर मंच से वोट चोरी, हरियाणा चोरी, गुजरात चोरी, एमपी चोरी का चुनाव हो गया, सब बोल रहे हैं। इस बीच में किया क्या उन्होंने? ये किया जो आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, सैर सपाटा चल रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पहुंचे हुए थे, जहां वैसे कार्यक्रम था जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का, लेकिन अब उन्होंने सोचा है, किसी ने कहा साहब इतनी दूर आए हैं तो हमारा चीता वीता दिखाइए, तो वो जंगल सफारी पर निकल पड़े। पंचमढ़ी की कुदरती खूबसूरती के लिए लोग वहां जाते हैं उसको निहारने के लिए, लेकिन चुनाव चल रहा है भाई। भालू, बंदर, हिरण, चीतल, सबका दीदार करने का समय इस वक्त किसके पास होगा? अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे, बातें बड़ी बड़ी, चुनाव का मुद्दा कुछ, बात कुछ, लेकिन चले जो भी है आप उस मुद्दे पर तो रहिए। निकल पड़े फिर आप घूमने। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, ये वैसे भी पीछे पड़े रहते हैं गांधी परिवार के, और इन्होंने कहा, इन्होंने ऐतराज किया कि साहब मेरी उम्र और राहुल गांधी की उम्र एक जैसी होगी। उन्होंने कहा मेरे लड़के की तो शादी होने वाली है, मेरा तो अगली पीढ़ी, वंश में अगली पीढ़ी जुड़ जाएगी। राहुल गांधी जी आज भी युवा नेता हैं। मेरी उम्र उनकी उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से शादी करने का उम्र हो गया, 1-2 साल में शादी ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं युवा हूँ। अरे हम लोग अब एज हो गई यार, हमारा दूसरा जनरेशन आ गया, जेएनजी, जिसको भड़काने की बात कर रहे हैं। तो जेएनजी उनसे पूछेगा ना कि जब आपकी कोई संपत्ति नहीं है, सब संपत्ति दान कर दिया आपके पुरखों ने,
तो आप कैसे जो है कोलंबिया जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कौन पे कर रहा है? अभी कोई कांग्रेस का नेता किसी के सामने बात हो रही होगी या प्रवक्ता के सामने, तो चले वो निशिकांत को जो कहेगा सो कहेगा, हमसे कहेगा, आपको क्या मतलब राहुल गांधी कुछ भी करें? क्यों नहीं हो मतलब भाई? आपने देश में इतना बड़ा जो है पहाड़ खड़ा किया कि चुनाव चोरी हो रहे हैं, ना आप अदालत जाओगे, ना आप उसके सबूत दोगे किसी को, और बात भी नहीं करेंगे उस पर। फिर दूसरा मतलब राहुल गांधी अपने समय का अगर यही सदुपयोग समझते हैं तो फिर जिस पद पर हैं उस पद को छोड़े। नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं देश के। अब जंगल सफारी के चक्कर में राहुल गांधी जिस काम के लिए गए थे वही भूल गए। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन में जाना था, वहां हो गए लेट। अच्छा, उनको इसकी सजा भी दी गई। ये पीटीआई ने खबर दी है आज, समीर जी ने कल दे दी थी कि राहुल गांधी को देर से पहुंचने के एवज में 10 पुशअप्स करने पड़े। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि आप यहां लेट आए हैं, आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा मुझे क्या करना होगा, तो उन्हें 10 पुशअप्स करने की जो है वो सजा दी गई। अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर और भी कुछ कहा और कहा कि बिहार में इलेक्शन है, राहुल कांग्रेस के नेता चंदे में मिले पैसे से छुट्टी मना रहे हैं और ये लोगों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी, पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं। कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा, और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है। अच्छा, राहुल गांधी कल तो मेरे ख्याल में ये सब करने के बाद बिहार गए थे ना? हाँ, तो वहां अभी उन्होंने एक बयान दिया, मैंने सुना वो बयान। आप सोचिए जरा, राहुल गांधी कहने एक पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बिहार को लेकर बहुत सवाल पूछे, किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं, आपको कितनी सीटें आएंगी। मैंने उससे कहा कि ये राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने उस पत्रकार से कहा कि आप मेरे से वोट चोरी के बारे में क्यों नहीं पूछते, तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। पत्रकार तो वही कर रहा था जिसको जो करना चाहिए था। या आप बिहार में रैली करने आए थे, वो आपसे बिहार के इलेक्शन पर सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी चाहते थे आप मेरे से बिहार में वोट चोरी पर बात कीजिए। ये उनका बयान है खुद का। नहीं, लेकिन पत्रकार ने गलत किया था, उनको सही में पूछना चाहिए था कि भाई आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, अभी चुनाव हो रहा है, वोट चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे यहाँ? बिहार के इलेक्शन में उनको प्रॉब्लम है कि मुझसे बिहार को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं। नहीं, सवाल बहुत वाजिब सवाल है और सभी लोगों का सवाल था कि भाई जब आप चुनाव की तैयारी हो रही है तब आप कोलंबिया चले जाते हैं। जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सीटों के गठबंधन के बारे में बात कर रही थी, किसको कितना सीटें मिलेगा। और स्वाभाविक तौर पे है कि राहुल गांधी यदि बिहार में होते और नेगोशिएट कर रहे होते तेजस्वी से, तो क्या होता मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम एक संदेश जाता कार्यकर्ताओं के बीच में कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है इस बारे में बहुत सीरियस है। दिल्ली में राहुल गांधी नहीं जाए, बिल्कुल सही बोला है। दिल्ली गांधी उस समय दिल्ली में इमरती बना रहे थे, उसके बाद सीधे कोलंबिया भाग गए और कोलंबिया भागने के बाद जब वाकई चुनाव प्रचार की बात आई, तो चुनाव प्रचार आप एक तो देरी से कर रहे हैं। जब आपका मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग की बात थी, उस समय भी आप पूरे देश को पता लग रहा था कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और जब चुनाव अपने पिक पर था, जिसको हम कहते हैं अपने शबाब पर था, सारे प्रधानमंत्री है, या तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री से प्रतियोगिता कर रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सभाएं की है, रैलियां की है, तो मैं भी 13 करूंगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री थे कि वो सारे के सारे प्रचार में थे, लेकिन राहुल गांधी प्रचार से दूर रहे। अब जाकर के मुझे एक जो महसूस होता है कि राहुल गांधी उतने ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है। दो चीजें होती, एक तो कि व्यक्ति के अपने अध्ययन के आधार पर उसका अपना विस्तार होता है जो हर क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए उसके पास उतनी ताकत देता है। राहुल गांधी के पास उस विजडम और अनुभव का दोनों का अभाव दिखाई देता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनको कहा गया है कि अब आप बिहार में ज्यादा मत आइए। नहीं, देखिए, क्या तेजस्वी के कहने से ऐसा वो मान जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में बिहार के अंदर ऐसी हैसियत है जो ये कह दे कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तभी ये होगा? उसका वो पार्टी में जिंदा रह सकता है 2 दिन के लिए? बिल्कुल ही नहीं।
मुझे लगता है कि सर 2 महीना गायब ही थे ना बीच में। मुझे लगता है कि तेजस्वी के साथ उनकी इतनी ज्यादा रिफ्ट है कि नो टॉकिंग टर्म्स लेवल पर वो पहुंच चुका है। अच्छा। और वही हालत कार्यकर्ताओं के साथ एक भी बात है। मैं आपको बता दूं, ये जो फेज आ रहा है इसमें सीमांचल में वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी ने वहां अच्छा किया था पिछली बार। कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट फेज है ये, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो उनको तो लग जाना चाहिए था। कांग्रेस माइनॉरिटी और दलित ये कॉम्बिनेशन से पिछली बार 10 सीटें जीत करके आई है। आपने सही बोला। हाँ, अब ये समीर जी आपको बता देंगे कि क्यों बिहार से ज्यादा मतलब और काम उनको इस वक्त सूझ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर मतलब जब उनको बिहार में प्रचार करना था, वो मध्य प्रदेश में पहुंचे और उस समय सचिन राव जो इनके प्रशिक्षण प्रमुख हैं वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष को। तो राहुल गांधी पहुंचे तो सचिन राव ने घड़ी देखी और कहा कि हमारे नेता 3 मिनट लेट आए और हमारी परंपरा है कि जो लेट आता है उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा भैया बताइए मेरे लिए क्या पनिशमेंट है, तो उन्हें पुशअप की पनिशमेंट दी गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को फाइल सौंपी और बताया कि सर संगठन के अंदर युवाओं को मौका देना है, बुजुर्ग लोग ना खुद काम करते हैं ना युवाओं को काम करने दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में युवाओं को मौका दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह इस बात से नाराज थे कि भाई युवाओं को इस तरीके से साइडलाइन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने और कमल ने कहा कि भाई हम और कमलनाथ पार्टी के मार्गदर्शक की भूमिका में और पार्टी में संगठन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सिर्फ युवाओं के भरोसे कैसे चलेगा। तो वहां युवा वर्ग से बुजुर्ग के बीच में थोड़ी बहस हुई। आखिरकार फिर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करा और फिर जीतू पटवारी से कहा कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप अपने हिसाब से निर्णय लो, युवाओं को आप आगे बढ़ाइए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में युवाओं का पल्ला राहुल गांधी भारी कर आए। अब बिहार के अंदर जब राहुल गांधी को जाना था प्रचार करने, तो आप सोचिए बिहार में जो प्रचार कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश के बिहार में पार्टी संगठन का काम कर रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश बुला लिया गया कि राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं तो आप प्रचार छोड़िए, पचमढ़ी पहुंचिए। उन्होंने कहा साहब हम प्रचार कर रहे हैं, तो बोले नहीं राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी तो प्रचार करने गए नहीं, और जो वहां संगठन का काम देख रहे हैं वो सब राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए पचमढ़ी बिहार छोड़कर आ गए। बिहार के चुनाव में मध्य प्रदेश से वहां के प्रवक्ता, संगठन मंत्री सारे वहां पर जमे हुए हैं और कोई 1 महीना से वहां पर बैठक में सबको बुला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई? कभी तो आप कहते हैं कि मोदी शाह की तरह वो अगले चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें नहीं, कोई तो काम करने दीजिए ना। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई, 2028 में आएगा मध्य प्रदेश चुनाव, तब आप लोग कहेंगे कि तैयारी नहीं की। नहीं, वो उन्होंने एक्चुअली बोला यही है कि वोटर लिस्ट जांचनी शुरू कर दो, 28 में जीतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो थोड़ा सा उनको समझ में आ गया कि वो अभी तक शॉर्ट टर्म कर, अब लॉन्ग टर्म कर। सर 2007 में भी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी जगह भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान के साथ गलत सलाह मत दीजिए। तो जंगल में जाकर के होगी तैयारी। नहीं तो जंगल में थोड़ा ध्यान अच्छे से लगता है, थोड़ा वातावरण अच्छा है। पचमढ़ी लोग क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है, बात को आगे बढ़ाते रहते हैं और भी खबरें क्योंकि जुड़ जाएंगी। वैसे 1998 में भी शायद पंचमढ़ी राहुल गांधी की उम्र मेरे ख्याल से तो 55 साल है। एनीवे, राहुल गांधी को फिर भी युवा नेता माना जाता है, कहा जाता है। उनकी पार्टी उनको यूथ आइकॉन कहती है और राहुल गांधी का चाहे टी शर्ट पहनना हो, चाहे उनकी भावभंगिमा, सब यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। अमर तो उनके आसपास योगी आदित्यनाथ की भी है। मुझे लगता है योगी जी छोटे ही होंगे, छोटे होंगे एक आध साल। हाँ। तो राहुल, अब योगी आदित्यनाथ को तो कोई यूथ आइकॉन या युवाओं का नेता केवल ऐसे तो नहीं पुकारता। योगी आदित्यनाथ मास लीडर है, ये तो कांग्रेस का भी कोई नेता मानेगा। जहां सबसे ज्यादा डिमांड होती है किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो योगी आदित्यनाथ की होती है। और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जहां ये जाते हैं जबरदस्त भीड़ आती है, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं लोग, छतों पर चढ़ जाते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ के योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। और वो खुद भी ये चाहते हैं कि मेरे को इस इमेज में नहीं बनना है भाई, यूथ लीडर वाली इमेज में नहीं, लीडर ही बनना है तो मास लीडर बनो। वैसे जननायक उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल जी को भी कहती है। अब इनकी कुछ बातें आपको सुना देता हूं, फिर ये तुलना हम अगर चाहेंगे, बाकी मेहमान तो हम लोग कर लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि पंचर बनाने वालों को बिहार की सत्ता नहीं सौंपनी है। बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो बिहार का विकास पंक्चर हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आपको देश में जिन्नावादी सोच से भी उसके चौकन्ना रहना है। देश में दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होना चाहिए। एक ने धर्म के आधार पर देश बांट दिया था, अब जाति के आधार पर देश को बांटने वाला जिन्ना है। कि बहन और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है।
बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना। त्रिपाठी जी नाराज तो नहीं होंगे, मैंने कोई तुलना नहीं की थी राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की, उम्र की तुलना की थी केवल। नहीं, ये ठीक ही किया आपने, दोनों कोई तुलना नहीं है। योगी जी कुछ भी कर लें, राहुल जी की तरह कभी वो जा सकते हैं। कौन सा द्वीप था, क्या नाम था, नमो भूल जाते हैं, लंकावी द्वीप, कभी जा सकते हैं? उस तरह से नहीं जा सकते हैं। जिस आदमी का राजनीतिक जीवन हो वो इस तरह से कैसे कर सकता है जैसे राहुल जी कर देते हैं? अच्छा, हम तो समझ नहीं पाते। अभी योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो सपा वाले और कांग्रेस वाले एक निकालते हैं कि योग कर रहे थे तो थोड़ा पैर उनका हिल गया। अब पैर तो उनका योग करते हिल गया, लेकिन यूपी की सत्ता ऐसे मजबूती से पकड़े हुए हैं कि कोई नजर ही नहीं आ रहा है। और राहुल जी देखिए, बढ़िया पुशअप, बढ़िया पुश पुट मोटर देयर, क्या क्या वो बोलते रहे। नहीं, ये ठंडी में भी बढ़िया टी शर्ट। हर्षवर्धन जी, वो पनिशमेंट नहीं था, उनका जो शौक है, सर मैं फिर कह रहा हूं, वही उनको कहा गया था। अगर कोई मिस्टर इंडिया जैसा कुछ होता तो उसमें राहुल जी, हमारी तरफ से भी हमारा वोट भी उन्हीं को जाता। शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता के इस देश के सबसे ज्यादा अगर कहें कि सर्वोच्च योग्यता किसकी है तो राहुल जी की। कहीं योगी जी टिकते ही नहीं, आप तुलना क्यों करेंगे? योगी जी को लगाइएगा तो कहेंगे अरे कहां आप जो है उस तरह से शारीरिक सौष्ठव वाला कुछ है नहीं। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्या आज देश में एक आवाज योगी आदित्यनाथ की निकलती है तो एक उनका जो समर्थक हो रखा है वो चार्ज नहीं हो जाता है? यही तो नेता चाहिए ना। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनका समर्थक चार्ज हो जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका समर्थक क्या करता है, देखो कुछ गड़बड़ न हो जाए भाई, ऐसा ना हो कि इसके बाद फिर अभी झड़ाना फुकाना पड़े, बहाने बनाने पड़े। मुझे लगता है कि सचमुच, मतलब मैं फिर कहूंगा तो फिर आज अभी वही आ जाएंगे लोग, लेकिन सोनिया जी को थोड़ा सा रहम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, देश नहीं कांग्रेस पार्टी। क्या करे? नहीं मतलब विकल्प है भाई, उनको अपना जीवन जीने दे। राहुल जी को बहुत अत्याचार हो रहा है उनके साथ। शशि थरूर है। आता हूं सर, उस पर आते हैं। अभी शशि थरूर जी भी आज चर्चा में हैं, लेकिन आपने कहा जो वो काम करते हैं फिर वो काम पूरा होता है योगी जी का। अब जो उन्होंने बातें कही सर, जाति भी आ गया उसमें, धर्म भी लपेट लिया, पंक्चर बनाने वालों की सरकार नहीं आनी चाहिए। देखिए, योगी जी मास लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को भी इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोगों को इसी से थोड़ी परेशानी है पार्टी में कि वो बड़े मास लीडर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि योगी जी को मैं वैसे सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा कलेवर बदला है, वो अपनी सब चीज़ों को अपने और मजबूत चीज़ों के साथ पेश करते हैं। योगी जी को लोडेड स्टेटमेंट से बचना चाहिए। मास लीडर में कई बार ये लालच हो जाता है, आपको लगने लगता है, लोभ लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं बोला इस मीटिंग में तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो ये जो क्या कहना चाहिए, हेडलाइंस के लिए जो लोभ बन रहा है ना योगी जी का, वो बहुत फायदे वाला नहीं है उनके लिए, खासतौर से नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए। पॉपुलर में हो सकता है कि और 10-20 लोग ज़्यादा बढ़ जाए, बाकी उनको सोचना है, हमें तो इस पर कोई सलाह नहीं देनी। मैं अपनी जो समझ है, जो मुझे लगा वो मैं कह रहा हूँ, मैं राय नहीं दे रहा हूँ योगी जी को, ठीक है। ये है राहुल जी मास लीडर नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो अपने डिक्लेयर कर दिया आपने आज? नहीं मतलब उस तरह से पार्टी उनकी ऐसा मानती है कि भाई वो पार्टी उनको उस तरह से नहीं लेती, वो जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रहते हुए हो सकता है कि वो कह दे कि भाई हमारे यहाँ लेट आने पर पनिशमेंट होता है और आप 2 मिनट के लिए वो 10 पुशअप लगाइए। सर अब आपने भी ऐसी बात कह दी, अरे वो राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, ठीक है, शौक पूरा करने के लिए। सर बात मैं वही कह रहा हूँ कि वो कोई पनिशमेंट रही होगी? पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अरे इतनी बात थोड़ी है, वहां पर तो कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जहां से लाइन वहीं से शुरू होती है जहां खड़े होते हैं। इसमें क्या शक है आपको? हाँ, क्या शक है इसमें, मुझे बताइए। नहीं शक है ना, शक की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो उनको पनिशमेंट के तौर पे, मैं यही बात कह रहा था कि आप पनिशमेंट के तौर में, वो एक इमेज मेकिंग के लिए भी काम में आता ना।
विजय जी। कि ठीक है, पुशअप करके भी एक पॉजिटिव इमेज उनकी बनाने की बात है, लेकिन राहुल जी को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में रहकर आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपको पूछने कि नहीं पूछने, बल्कि व्यक्तिगत भी सवाल हो कई बार वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत भी कुछ नहीं रह जाता। बहुत बार होती है, हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं व्यक्तिगत आरोप नहीं हो, लेकिन सवाल तो हो सकते हैं। क्या कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कमलनाथ को ये बोलते हो कमल है, वो उनके स्टाइल में है, अंग्रेजी वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, उनको कौन दंडित कर सकता है सर? वो खुद धर्मदंड और राजदंड लिए हुए बैठे हुए हैं, अगल बगल दो कटार, उनको कौन बोल सकता है? वे ये गलतफहमी किसी को नेतृत्व के पास हमेशा धर्मदंड होता है। नहीं, देखिए जो भी हो किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन की एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रधानमंत्री को ऐसा कह देगा या अमित शाह जी को ऐसा कह देगा, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं इस मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी का कद कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल अलग है। राजशाही परिवार का राजा जो है वो राजा ही होता है, उसके सामने कोई किसी की हैसियत नहीं है कि उसे कह दे कि तुम्हें पुशअप करना है। वो उनको जिसे हम कहते हैं ना हल्के फुल्के अंदाज में, उनके लिए भी अच्छा लगा ये आपने कहा ना इमेज बिल्डिंग, वो इमेज बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छा है। वो अब जो तालाब में कूद गए थे वो क्या था? वो चुनाव के लिए जो है उनको लगा कि अरे नाम ये कर देने से, यदि उनको सलाह दिया गया होगा, किसी ने सलाह दिया होगा कि भाई इसमें यदि मल्लाहों का यदि आपको चाहिए वोट चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा उसमें तो कोई बुरी बात नहीं दिक्कत है मेरे को, उसमें कोई लेकिन यदि आप कहेंगे कि वो उनके राजनीतिक चातुर्य का या उनके राजनीतिक कौशल का वो हिस्सा रहा है, उन्होंने किसी ने समझाया होगा, वो खुद हो सकता है, तो वो ऐसा उनको जब कोई कहेगा तो काम कर डालेंगे। लेकिन आप लोग मूल बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहा गया कि ये पूरा प्रशिक्षण अनुशासन तय करने के लिए था। आप लोग मूल बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम में वो गए थे, जिस कार्यक्रम में थे, जिस पे आप लोग कह रहे हैं उनको दंड मिला, अरे भाई पुशअप तो उनको आनंद आता है, दंड तो तब होता है जब कहते हैं कि बिहार 10 दिन रहो। अब देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, जरा एक दो खबरें ऐसी आप जान लीजिए, क्योंकि हम सब के लिए खबर जानना भी और सावधान रहना दोनों जरूरी है। क्या पुलवामा से भी बड़ी कोई साजिश देश के अंदर बन रही थी? संसद से मात्र 28 किलोमीटर दूर दहशतगर्द क्या प्लान बना रहे थे, आज खुलासा हुआ तो पूरा देश जो है भौचक रह गया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के ठिकाने से, यह अंडरलाइन करने वाली बात है, डॉक्टर के ठिकाने से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, कारतूस, यह सब बरामद हुआ। फिर सोचिए, डॉक्टर का ठिकाना 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर कहीं ये लोग जो है भगवान न करे कभी कामयाब हो जाते तो पुलवामा से भी बड़ी तबाही आ सकती थी। हमारे कितने जवान उसमें शहीद हुए थे ब्लास्ट में। आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप में पुलिस ने फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर पाउडर नुमा 360 किलो एक विस्फोटक जब्त किया। जो आ रहा है सामने वो शायद अमोनियम नाइट्रेट है। पहले खबर चली थी कि RDX हो सकता है, लेकिन फिर क्लियर हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट से लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी किसी भी किस्म का आईडी तैयार किया जा सकता है, बम बनाया जा सकता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक किसी के पास हो तो फिर अगर उसको बम बनाना आता है तो वो तो तबाही मचा सकता है। देश में इससे पहले बहुत सारी आतंकी वारदातों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता था, इसका विस्फोटक के तौर पर प्रयोग किया जाता था। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, दूसरी यूपी के सहारनपुर से हुई है। ये कनेक्टेड है। एक खबर 2-1 दिन पहले आई थी और ये आज की खबर है। इस पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए 15 दिनों से एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें थी और हरियाणा पुलिस भी इसके अंदर थी। जेके पुलिस ने पहले सहारनपुर में एक डॉक्टर आदिल को पकड़ा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। दूसरा डॉक्टर है मुजम्मिल, ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। दोनों जुड़े हुए थे आपस में। एक नौकरी कर रहा था सहारनपुर में और इसने फरीदाबाद में जाकर के एक ठिकाना बनाया हुआ था, तो वहां से इसको पकड़ा गया। और इसके ठिकाने से खबर यह कि एक गांव में जाकर इसने कमरा किराए पे लिया मुजम्मिल ने, और वहां पर उससे कहा कि ये कमरा मेरी गैर मौजूदगी में कभी खुलना नहीं चाहिए। अक्सर वहां रहता नहीं था, लेकिन जब रहता था तो इससे नामालूम लोग मिलने के लिए आते जाते थे। ये सब अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो आसपास के लोग बता रहे हैं कि बड़ा संदिग्ध था इसका कंडक्ट। ये सब सबसे बड़ा सवाल, इसके पास इतना विस्फोटक आया कहां से? AK-47 कहां से आ रही है? कौन सप्लाई कर रहा है इस सब चीजों को? तो ये बड़ी डिस्कवरी आज फरीदाबाद में हुई है। मैं डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग
360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है। श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से एक डॉक्टर, आदिल नाम के डॉक्टर को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था, मतलब 3 रोज पहले। और फिर इस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर ले जाया भी गया था जहां ये सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी किया करता था। अस्पताल में इसके लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी। अब क्या बता रही है यूपी की पुलिस, उसके बारे में सुनिए। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर है, ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस, LIU, इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनके लिए कोई हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू वो जुड़े हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं वो। तो सोनू, पहले जो क्लियर कर लें, 2 गिरफ्तारियां हुई, एक सहारनपुर से और एक फरीदाबाद से। सहारनपुर वाला डॉक्टर के अस्पताल के लॉकर से AK-47 मिला, उसी से सुराग मिला। ये फरीदाबाद वाले व्यक्ति का दूसरा डॉक्टर, दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिसके ठिकाने से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। आप एक बार सारी डिटेल दी दें, फिर बात करते हैं आगे। देखिए सौरभ, अभी तक इस मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है, एक सहारनपुर से, एक दिल्ली से, ये फरीदाबाद से। जो सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है वो आदिल नाम है उसका, वो कुलगाम का रहने वाला है और जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो पुलवामा के कोयर गांव का रहने वाला है। अब आपको बता दें, जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके पोजीशन से, दरअसल उसने जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर था वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर धौज गांव है, वहां पर उसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। उस कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि विस्फोटक है वो पुलिस ने बरामद किया है। जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये पूरा बरामदगी हुई है। इसके अलावा उसके पास से एक स्विफ्ट कार जो है पुलिस ने जब्त की है। उस स्विफ्ट कार में एक असॉल्ट राइफल, उसके 83 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, एक पिस्टल और उसके जिंदा कारतूस और साथ ही साथ 2 खाली खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा जो 20 टाइमर हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं, 20 जो बैटरी है वो बरामद की है। इसके अलावा रिमोट, मेटल शीट वगैरह, ये तमाम मटेरियल जो है केमिकल वो बरामद हुआ है। फिलहाल आपको ये एक और बात बता दें कि इस वक्त हम जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे महज तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आगे एक फतेहपुर तगा गांव है, यहां पर जो है इस वक्त आप देखेंगे तो रेड चल रही है। पूरा सर्च ऑपरेशन जो है जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चल रहा है। दरअसल ये उस इमाम का घर है जहां पर जिस इमाम को जो है पुलिस ने डिटेन किया है और ये वही इमाम है जिस मस्जिद में ये इमाम जो है इमाम था, वहां पर जो डॉक्टर मुजम्मिल है सौरभ, वो नमाज के लिए जाता था और इसके लगातार संपर्क में था। फिलहाल ये फतेहपुर तगा गांव का जो उसका घर है इमाम का, उसने किराए पर दिया हुआ है। ये दोनों जो यहाँ पर जो 2 लोग रह रहे थे वो धौज गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर उन्होंने मकान किराए पर लिया हुआ था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लेकिन एक बड़ा टेरर मॉड्यूल है। खुद जो है फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा भी किया। जो पुलिस सूत्र है, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके डायरेक्ट लिंक के जो सबूत हैं वो पुलिस को मिले हैं। जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ था, किस तरह की घटना को अंजाम देना था, आगे इनकी क्या प्लानिंग थी, ये इसको लेकर अभी पुलिस ये मेन बात है। क्या इसके बारे में पुलिस ने कुछ भी शेयर किया आप लोगों से कि ये लोग, इनका मंसूबा क्या था?
देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना था क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेम्पर्ड हो सकती है, तो इसलिए ज्यादा इन्फो पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि जो स्विफ्ट कार है जो डॉक्टर मुजम्मिल के पोजेशन से मिली है, जिसमें तमाम असला था, जिसमें असॉल्ट राइफल, पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन बरामद हुई है, वो दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसकी थी। और वो लेडी डॉक्टर जो है वो कश्मीर की रहने वाली है। फिलहाल जेके पुलिस की कस्टडी में है वो लेडी डॉक्टर और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है, टॉप ऑफिशियल से जो हमारी बात हुई फरीदाबाद पुलिस के, कि तकरीबन 15 दिन पहले ही ये पूरा कंसाइनमेंट जो है डॉक्टर मुजम्मिल के पास आया था और किसके जरिए आया, आगे इसे कहां सप्लाई करना था या ये खुद जो है उसको आगे प्लांट करने वाला था, इन तमाम एंगल्स को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल आपको एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, ये उस इमाम का घर है जिसके संपर्क में लगातार डॉक्टर मुजम्मिल था। ये फतेहपुर तगा गांव है फरीदाबाद का, जहां पर फरीदाबाद पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है रेड कर रही है। पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आसपास के खेत हैं सौरभ, वो भी खाली करा दिए गए हैं। ठीक है सौरभ, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों का जो उद्देश्य था वो कितना खतरनाक हो सकता था। 350 किलो विस्फोटक इनके यहां से बरामद हुआ। इस व्यक्ति ने इसको छुपा कर लाया हुआ था। ये क्या करना चाहते थे, ये कहां से मिला एक्सप्लोजिव इतना, इसमें और कितने लोग शामिल हैं, ये सब तो पुलिस अब इसका पता लगाएगी। बार बार ये चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 11 बरस से भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी और हिस्से में देश के कहीं कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कितने प्रयास हुए होंगे, कितनी कोशिशें हो रही होंगी। करने वाले यही लोग थे, पहले भी करते होंगे, लेकिन इनको वक्त पर डिटेक्ट किया जाना, रोकना, ये शायद क्रेडिट उतना हमारी एजेंसीज को नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए। ये अगर नजर में ना आता तो जाने क्या इस किस्म के लोग जो हैं वो कर सकते थे। मैं आपको एक और खबर जुड़ी हुई बता देता हूं, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी साजिश थी। अहमदाबाद में भी एक गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने आईसिस से जुड़े हुए, इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। अच्छा, ये लोग क्या करते थे, इनका इरादा और खतरनाक कह सकते हैं आप। ये शहरों में खतरनाक जहर राइसिन इन्होंने बड़ी मात्रा में बनाया था और हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए ये लोग जो है साजिश रच रहे थे। इनका कनेक्शन हैदराबाद और उत्तर प्रदेश से पाया गया इन 3 लोगों का। एटीएस ने इनके पास से 3 पिस्तौलें बरामद की हैं, कुछ कारतूस मिले हैं। पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन के जरिए इनको हथियार मिलते थे। तीनों आतंकवादी अब पुलिस की रिमांड में हैं। इनमें जो एक व्यक्ति पकड़ा गया वो चीन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लाकर उसे फिर प्रोसेस करके उससे राइसिन नाम का एक बहुत खतरनाक जहर बनाया गया। मैंने तो ये पढ़ा कि ये साइनाइड से कई हजार गुना खतरनाक होता है ये जहर। और इनकी फिर साजिश ये थी कि अलग अलग शहरों में, देश भर में एक साथ ये जहर किसी तरीके से पानी में, किसी मंदिर के प्रसाद में, इस तरीके से उसको मिला देना है ताकि हजारों लोगों की मौत हो सके। तो ये 2 बड़ी वारदातें डिटेक्ट हुई हैं। पहले तो ये एजेंसियों को बधाई, लेकिन थोड़ा सा ये भी हमको देखना पड़ेगा कि कितने बड़े लेवल पर देश के दुश्मन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना और अमित शाह का गृह मंत्री बने रहना क्यों जरूरी है, ये हमें बताता है। और जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया अभी तक केंद्र सरकार ने, वह न देने का कारण भी आज समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं दिया है। आज अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता और उमर अब्दुल्ला के पास जम्मू कश्मीर की पुलिस आ जाती, तो क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस वो AK-47 अस्पताल से पकड़ पाती? और इस तरह के जॉइंट ऑपरेशन फरीदाबाद में आके इतने बड़ा, ठीक है आज पुलिस ने जरूर कहा कि RDX नहीं था, वो अमोनियम नाइट्रेट था, लेकिन मोटिव तो यही था ना कि भाई कोई बड़ा धमाका किया जाए, कोई बड़ी कंस्पायरेसी की जाए, कोई बड़ा देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। गुजरात के अंदर जो पकड़ा गया है, फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर में जो पकड़ा गया है, ये बता रहे हैं कि उनके मंसूबे क्या है। 2014 के बाद 2004 से लेकर 14 तक उन्होंने जो किया खुलकर, 2014 के बाद वो एक देश में करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद और उसके बाद अमित शाह ने जिस तरीके से गृह मंत्रालय को संभाला है, उसके बाद से इनके किसी भी एक्टिविटी पर जिस तरीके से एजेंसी काम करती है, केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है, देश की सरकारें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है, उसके कारण उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। वो कहीं आतंकवादी गतिविधियों को, कहीं बड़ा बम विस्फोट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि देश को भी प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह की जरूरत है कि इस तरह के जो लोग हैं, यूपी में आप देखो योगी आदित्यनाथ ने किस वो बाबा छांगुर बाबा को पकड़ा था, किस तरीके से धन परिवर्तन का कितना बड़ा रैकेट चला रहा था। तो जब तक इस तरह के लोग सत्ता में रहेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के, ऐसे लोग पकड़ाई में आते रहेंगे। और ऐसे एक नहीं, अभी हिंदुस्तान में और जगह है जो इस तरह की योजनाएं बना रहे होंगे और आने वाले समय में वो भी पकड़ाई में आएंगे। ये बहुत बड़ा मॉड्यूल था। अगर ये पकड़ाई में नहीं आता तो 300 350
किलो के करीब था। ठीक है, क्या हाँ, दहलाते, बिल्कुल, वही किसको सबसे बड़ी मारते? बात। दूसरा भी ये जो ये बड़ी मात्रा में ये जो केमिकल मिला है, केमिकल बना जहर है जो गुजरात मिला के है, अंदर। इससे ये जाने क्या कर सकते थे। तो चलेंगे, अच्छी कामयाबी हमारी एजेंसीज को जो है वो मिली है। हाँ जी, 3 टिप्पणी बस करना चाहूँगा। ये बात बहुत स्पष्ट करता है कि जो लोग ये नैरेटिव करते थे कि भाई ये गुमराह बच्चे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, इस थियरी को ये डिबंक करता है। ये बताता है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है किस प्रकार से टेरर मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। 4 डॉक्टर। दूसरी बात जो ये लोग बात करते थे कि भाई देखिए, भारत के अंदर जैसे मोहम्मद, ये सब जैसी ताकतें जो है वो सब काम नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़े लोगों ने भी कहा। ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए, देश के ऐसे हजारों टेरर मॉडल काम कर रहे होंगे। ये तो पकड़ा गया यहाँ पर, कहीं कहीं पर कितना काम कर रहा होगा, यहाँ तो सरकारें साथ आकर के खड़ी। और जो समीर जी ने बहुत साफ कहा, यदि जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला होते, पुलिस पर उनका नियंत्रण होता, तो ये टेरर मॉडल वगैरह नहीं होता। उस समय जब ऑपरेशन होता था तो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स जो है वो टेररिस्ट आते थे और अपना कपड़ा उतार करके इस्लाम के जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उनका ट्रीटमेंट करते हुए उनके शहीद होने की यात्रा में शामिल हुआ करते थे। ये डॉक्टर लोग शामिल हुआ करते थे, और वे लोग शामिल हुआ करते थे जो वहां पर ऑलरेडी ऑन ड्यूटी हुआ करते थे। ये वहां के अफसरों ने बताया। तो ये बात हमको ध्यान में रहना चाहिए, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मुझे तो लगता है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का सर्च ऑपरेशन जारी किया जाना चाहिए। एक मॉडल नहीं, कई ऐसे मॉडल बस्ट करते हुए आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं पाकिस्तान का आपको एक खबर का अपडेट मैं दे दूं। राइसिन के लिए मैं पढ़ रहा था, साइंटिफिक वो है रिसर्च, वो कह रहे साइंटिफिक रिसर्च डिस्क्राइब्स राइसिन इज 6000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन साइनाइड। 6000 टाइम्स? जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 6000 गुना खतरनाक था ये। और बाकी जो हथियार वगैरह जो है उनके पास से बरामद हो रहे हैं वो तो आपने खैर देखा ही, लेकिन इतनी 350 किलो विस्फोटक मिलना और उसके बाद फिर ये जहर की तैयारी करना, दोनों अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जो अहमदाबाद में जो लोग पकड़े गए, इसमें एक डॉक्टर है, दूसरी तरफ बता रहे हैं उसमें 3 डॉक्टर हैं। मेन बात है कि कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, हम लोग उसकी जड़ों पर अभी प्रहार करने से बचते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, वो बड़ा कटु लगता है, और जो भी आदमी बोलेगा इस प्रकार की बातें वो कटु ही होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो आइडियोलॉजी ही उस जड़ है, उस पर हमको प्रहार करने की आवश्यकता है। अब ये आइडियोलॉजी की लड़ाई खैर हमारे पड़ोस में बहुत लड़ी जा रही है, पाकिस्तान में। आपने देख ही लिया कि वहां पर अतिवादी सोच, जिहादी सोच ने उस मुल्क का क्या हाल किया है, और अब पाकिस्तान में सत्ता में बैठे लोग खुद उसे गड्ढे में ढकेलने पर आमादा हैं। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर अटकलें बहुत बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब बिल्कुल ही कठपुतली हैं। सारा देश अब आसिम मुनीर के इशारे पर चलेगा, पूरा नियंत्रण उनको दे दिया गया है। पाकिस्तान में जो ये संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें फील्ड मार्शल को आर्मी चीफ का पद भी दे दिया गया, और जो वहां की न्यूक्लियर कमांड है उसका जनरल भी वही आसिम मुनीर नियुक्त करेगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई जिंदगी भर नहीं हो सकती है। ये सब बता रहा है कि मुनीर देश के इतिहास में सबसे ताकतवर जनरल बन चुका है। और इसमें अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि आज ये जो बिल था, ये कल या परसों पेश हुआ था, कैबिनेट ने पास किया पाकिस्तान की सरकार के, फिर इनके सीनेट में रखा गया। सीनेट ने इसको एक कमेटी को भेज दिया, उस कमेटी ने 24 घंटे में अपना काम करके आज इसको सीनेट को वापस भेज दिया। इस पर आज वोटिंग हो सकती है, और 2/3 बहुमत चाहिए शहबाज शरीफ सरकार के पास। सीनेट में वो बहुमत है, कोई पार्टी खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं करेगी आसिम मुनीर की, पहली बात तो। ये काम अगर होना है तो ये होगा ही। तो अब देखें, खबर आ सकती है कि कभी भी शायद वहां वोटिंग हो जाए और ये कानून आधा कानून, इसका रास्ता जो है साफ हो जाए, फिर ये लोअर हाउस में उनके जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके आसिम मुनीर के सामने खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब क्या एक बार फिर पाकिस्तान की सड़कों पर खून खराबा होगा, और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, या उसने सब सोच रखा होगा, इस सब से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं? क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये तो अब जो कहा जाता है ना कि अवश्यंभावी हो गया है। अब पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और प्रतिदिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आती हैं, और
हर कोई कह रहा है कि क्या हम तानाशाही की तरफ बढ़ चुके हैं। मतलब अभी तक ये था कि तानाशाह आता था तो उसका पता चलता था, अब असीम मुनीर के खिलाफ जिस तरह के वहां एक तरह से कहें कि आवाजें जो उठ रही हैं, और शहबाज शरीफ जितना एक मतलब क्या कहेंगे बेबस निरीह वो स्थिति पहुंच गई है। और जब सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं, विशेष करके चाहे भले ही फर्जी हो लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुने, वो असहाय दिखते हैं तो जनता रिवोल्ट करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान के दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं। पाकिस्तान के भीतर आपको गृह युद्ध होता हुआ दिखेगा, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि उनको लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल अमेरिका के पास चला गया, पूरी तरह से सेना में जो लोग बैठे हैं वो अपने हितों को बचाने के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको ये मैसेजिंग है कि ये जो असीम मुनीर है इसने इतने कुकर्म किए हुए हैं कि उसकी वजह से इसको जो कहते हैं ना कि अभयदान जैसी चीज जो उसको करने की ऑब्वियसली वो ये तो डर की वजह से, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो आपने दी है उसको। इसमें 2-3 खबरें मैं बता दूं। शहबाज शरीफ ने कल एक पोस्ट किया अजरबैजान से लौट के कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग मेरे लिए भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा कानून में डलवा दिया जाए कि प्रधानमंत्री को भी जिंदगी भर कोई आदमी चुनौती नहीं दे सकता अदालत में। तो ये ठीक नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ये कहते हुए उनके हाथ और जबान नहीं कांपी, ये बड़ी बात है। लेकिन आसिम मुनीर को ये मालूम है कि मुझे चुनौती कहां से। सबसे पहली चुनौती तो अपने नीचे और जनरलों से, इनके प्रमोशन रुक जाएंगे, सब कुछ मुनीर तय करेगा। वायुसेना का और सेना के प्रमुख जो हैं वो इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसने आज इंडियन एक्सप्रेस में अच्छी खबर छपी हुई है कि जो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं अलग सेना में, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के पास होती थी, अब वो लेफ्टिनेंट जनरलों को दी जाएंगी। भाई प्रमोट होकर किसी पोस्ट पर आदमी पहुंचेगा, किसी को 3 स्टार 3 सितारे तो मिले, लेफ्टिनेंट जनरल को 3 सितारे मिलते हैं, इन्होंने तो 5 ले लिए अपने। लेकिन भारत के लिए सवाल सबसे बड़ा ये है सर कि ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है, जिसका मुखिया आर्मी से होगा और अपॉइंट आसिम मुनीर करेगा, वो न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में होगा सर। तो आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बटन भी अपने हाथ में ले लिया। वो तो पूरी ताकत, पूरी सत्ता जो है हर तरह से, ये जो बिल है वो भी यही बता रहा है कि भाई पूरी सत्ता उनके पास हो। और अभी जितना माहौल बन रहा है, अब जनता ही पाकिस्तान को बचा सकती है। राजनेता तो मुझे नहीं लग रहे, शहबाज साहब तो खैर उनके साथ ही हैं। लेकिन आप इतने सीरियस प्रोग्राम ये कहानी कुर्सी का है, उसमें इस तरह से जोक्स मत प्ले किया कीजिए। जैसे आपने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा लोकतंत्र, और क्या बोला था कुछ, हाँ लोकतंत्र में ठीक नहीं है कि मुझे भी आजीवन जो है इस तरह से लोगों को भी लगता है कि आप अचानक सीरियस प्रोग्राम में। लेकिन ये आसिम मुनीर की जो एक्सरसाइज है, और इसको फिर आप अमेरिका के साथ जोड़कर ही देखिए, हमेशा इसमें है ना अमेरिका जोड़कर देखिए कि अमेरिका आसिम मुनीर, मतलब अमेरिका की तरफ से आसिम मुनीर वहाँ के लीडर हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए। और वो जानते हैं कि यही उनके लिए जो भी इंटरेस्ट है उनको पूरा करेगा, इसलिए वो सेनेट में आए चाहे नेशनल असेंबली में आए, मुझे नहीं लगता कि बिल को लेकर कोई परेशानी होने वाली है। वो बिल वहाँ पर पास हो जाना है, उसके बाद उनकी ताकत बढ़ जानी है। लेकिन जो कल भी बात मैंने कही थी कि कोई भी बिल से है ना पावरफुल नहीं बनता। जब जनता तय कर लेती है या कोई बात होती है तो बहुत दिन नहीं रहती सत्ता। सही बात है, और उदाहरण है पाकिस्तान में, बहुत सारे उदाहरण है पाकिस्तान। हाँ, इसलिए ये समझना कि अब आसिम मुनीर ताजिंदगी वहां के वो हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। दुनिया में जो इस वक्त न्यूक्लियर का हल्ला है, इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको हम बता दें। खास तौर पर लोग ये पूछ रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो बयान अमेरिका से आया ना, ट्रंप ने कहा हम न्यूक्लियर टेस्ट करना है। ये भी बयान आया कि उनके रक्षा मंत्री का कि ये तो 1939 का वक्त आज एक बार दोबारा आ गया है, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन भी यहाँ से जो है कभी न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको चला कर देखते हैं, कभी अंडर वाटर टॉर्पीडो चला करके देखते हैं। अब दोनों दुनिया देख रही है दोनों नेताओं की तरफ, कौन पहले पलक झपकेगा। ट्रंप ने जो ऐलान किया है, क्या वाकई उस पर वो अमल भी करेंगे, मतलब न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करेंगे? और वो करेंगे तो पुतिन क्या करेंगे? तो क्रेमलिन जो पुतिन का कार्यालय है, उसके प्रवक्ता की तरफ से एक बयान कल जारी किया गया है, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अभी किसी को भी हम मतलब अपनी सरकार में न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा हम केवल अमेरिका का रवैया देख रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है और हमें राष्ट्रपति से निर्देश है आप तैयार रहिए, अगर अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करेगा तो हमें भी फिर उसको बराबर जवाब देना पड़ेगा, यह जरूरत होगी हमारी, लेकिन फिलहाल हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहते। तो पुतिन ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल बयानों में तो इस आग को और हवा देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप वाकई में एक बार फिर कोल्ड वॉर या कुछ लोग जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं उसकी ओर विश्व को धकेल रहे हैं? सर ट्रंप भी आमतौर पर, मतलब ये दोनों मामलों में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वॉरहेड्स केवल इसलिए होते हैं कि आप लड़े नहीं जी, डेटरेंट के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाए। और पुतिन के लिए तो मुझे कम संभावना लगती है कि वो इसमें पहल करेंगे।
वो तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप पहले नहीं करेंगे वो, लेकिन ट्रंप साहब का तो भरोसा नहीं सर कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हालांकि वो भी इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बहुत बड़े वो है रिपरकशंस। यदि वो परीक्षण करते हैं तो आप एक वॉर की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ या एक नए तरीके के संग्राम की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो ट्रंप साहब भी केवल धमकी देने तक का काम करेंगे, या वो भी कह देंगे भाई तैयारी रखो, इसकी ज़रूरत है, परीक्षण करना है कि नहीं करना ये अभी नहीं तय करते। परीक्षण वो नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के लिए कोई भी बात को बहुत ही ठोक बजाकर कहना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो ऐसे किसी बड़े संकट को इनवाइट करेंगे। इससे पीछे हट जाएंगे। वैसे उन्हें अपनी बात से पीछे हटने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं कभी। हाँ, कोई प्रॉब्लम, वो तो हटते रहते हैं वैसे भी। हाँ, वो किसी दिन कह सकते हैं कि पुतिन इज ग्रेट फैन ऑफ माइंड। सो नहीं, लेकिन वो पीछे कहाँ हटते हैं? आप लोग उनके बारे में गलत कर रहे हैं। जो आदमी सर्किल में चल रहा है वो पीछे कभी हटता ही नहीं। मुद्रिका है भाई, वो तो कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही जगह पे वो कई बार आते हैं दिन में, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, ये जो बयान अभी क्रेमलिन से आया, इससे आपको लगा कि पुतिन अभी मामला नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, पुतिन किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे। पुतिन के साथ वैसे भी वो एडवांटेज नहीं है, या कहें कि जो अमेरिका के साथ जो है, वो तो दुनिया का दादा देश है ना भाई, वो तो ज़्यादा देश उससे साथ खड़े हैं, उसकी पावर दूसरे की तरह है। पुतिन तो वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन इस संघर्ष के बीच में इतने सालों से बने हुए सामान्य बात नहीं। पुतिन सिर्फ और सिर्फ डेटरेंट के तौर पर कह रहे हैं भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे तो हम तुमसे कम नहीं है। हाँ। लेकिन पुतिन किसी कीमत पर दुनिया को युद्ध में नहीं डालेंगे। और सिर्फ पुतिन नहीं, मुझे तो यह भी लगता है कि चाइना भी अभी किसी को युद्ध में डालने की स्थिति में नहीं है, अभी वो भी नहीं चाहता है। ये अमेरिका चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों को लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भारत को लगता है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को लगता है कि अब हम लुढ़क रहे हैं। उस लुढ़कने से बचने के लिए वो युद्ध करना चाहता है, वो दुनिया भर को संघर्ष में डालना चाहता है। ये बहुत साफ। अच्छा, ज़ेलेंस्की का भी बयान आया एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है यूरोप के साथ, इस खबर को ये रखिए, दिक्कत यूरोप के साथ ये है कि उसे लग रहा है कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डाल करके अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि 3 साल हो चुके हैं पुतिन के ऊपर ये दबाव काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। पुतिन को आप बल के जोर पर ही रोक सकते हो, उनको ताकत दिखा के ही रोक सकते हो। सैंक्शन लगा देना, ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा देना, इस सब से पुतिन को फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी जंग कर रहा है। आपको अब केवल मुझे हथियार नहीं देने, अब आपको सेना लगानी पड़ेगी। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो जिस काम के लिए बना था, एक पर हमला तो पूरे यूरोप पर हमला, उसके लिए सेनाएं तैयार की गई थी, वो उन सेनाओं को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और पुतिन क्या कर रहे हैं? पूरे यूक्रेन को बारूद से भर दिया उन्होंने। मतलब ज़ेलेंस्की का देश यूक्रेन धुआं धुआं कर दिया है। अब उन्होंने 5th जनरेशन के अपने फाइटर जेट Su-57 की नई तस्वीरें दिखाई हैं, और ट्रंप और नेटो को यह मैसेज उन्होंने दिया है कि आप मुझे कम मत आंकना। तो पुतिन गोले पर गोले दागे जा रहे हैं। ये भी अजीब बात है कि इनके हथियारों का जखीरा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। वहां तो यूक्रेन के पीछे जो है अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, इतने सारे देश हैं। यहां तो ले दे के इनके पीछे एक चीन है। ये भी आप, और इनको हथियार मिल रहे हैं चाइना से। अभी तक ऐसी कोई पब्लिक खबर तो नहीं आई है। पैसा मिल रहा होगा, बाकी सब मिल रहा होगा। कैसी इंडस्ट्री बना रखी है पुतिन ने कि 3 साल से आदमी पर सारे प्रतिबंधों के बीच जो है वो जंग किए ही जा रहा है और पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर, उनको अभी भी ये उम्मीद है कि ये लोग, मतलब मुझे कम से कम यूक्रेन से खदेड़ नहीं सकते। देखिए, सोवियत यूनियन के समय से ही पहली बात तो आ जाते हैं कि क्या ट्रंप या पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि दोनों करेंगे। उसके बहुत महत्वपूर्ण जो कारण वो ये है कि एक बार यदि ये शुरू हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं। दूसरी बात, जो आप ईरान पर, पाकिस्तान पर, भारत पर या साउथ कोरिया पर, जापान पर एक आप नैतिक दबाव बनाए हुए हैं, और कई इनमें से कह रखा है कि हम नहीं न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर भी हम अभी नहीं डेटोनेट करेंगे, उनके लिए रास्ते फिर खुल जाएंगे। अमेरिका या जितने भी ये देश हैं, बड़े देश न्यूक्लियर पावर है, वो कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करें। दूसरी बात कि जो सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री जो इकोनॉमी थी, आप देखेंगे वो, उसको हम लोग कहते थे मिलिटराइज्ड इकोनॉमी, यानी कि उसका एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आता था, मिलिट्री हार्डवेयर के सप्लाई से आता था। यही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर के भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जितने देश हैं उसमें मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के कारण ही अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत बनी रहती है। ठीक है। अब जो है, चूंकि कई ऐसे बड़े कंट्री उभर करके आए, चाइना उभर आया,
भारत उभर आया। भारत आज कम से कम 26-27 देश है जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई कर रहा है, मिसाइल से लेकर के बाकी सारी चीजें सप्लाई है। मतलब रूस के मुकाबले में बहुत कम है, उस परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन अब उनको एक चीपर कॉस्ट पर एक अल्टरनेटिव मिली है। तो जखीरा तो थोड़ा सा उनके पास जो बचा हुआ है, और बीच में जब हथियार की उनको कमी हुई थी तो चाइना ने उनको सप्लाई किया। मैं वही कह रहा हूं, ले दे के इनके पीछे एक चाइना ही है। और एक अंतिम बात, अमेरिका नाटो कभी भी अपनी सेनाओं को भेजने का दुस्साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा जिस दिन नेटो ने सेना लगा। बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रंप और बीबीसी के बीच जो ठनी हुई थी उसकी खबर बताते हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक डॉक्यूमेंट्री में उनका एडिटेड भाषण चलाने पर शुरू हुए विवाद के बाद अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ में बीबीसी की न्यूज हेड डेबोरा टर्नस ने इन आरोपों के बाद उन्होंने भी रिजाइन किया। और एक डॉक्यूमेंट्री में दरअसल ट्रंप के भाषण को इस तरीके से एडिट किया गया था कि अर्थ का अनर्थ हो गया था, और इसमें ट्रंप की बात सही है। अब मैं आपको ये जरा पूरी खबर में बता दूं कि ये एक्चुअली जो है वो हुआ क्या था। समीर जी एक बार जरा मुझे डिटेल दिखा देंगे। चुनाव से पहले अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ, ट्रंप के कैंपेन में उस दौरान बीबीसी ने एक प्रोग्राम बनाया पैनोरामा, और उस प्रोग्राम में ट्रंप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें ट्रंप का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था उसके साथ कट पेस्ट का काम किया। कहा कुछ था और उसको कट पेस्ट करके कुछ और बना दिया गया। ट्रंप अपने साथ, आपको याद है वो घटना हुई थी जिसमें ये कैपिटल हिल पर 2021 में इनके समर्थकों ने चढ़ाई कर दी थी, बेसिकली इनकी पार्लियामेंट में घुस गए थे, सब ट्रंप समर्थक थे। उसके बाद ट्रंप को इम्पीच करने की भी कोशिश हुई थी, कानूनी मुकदमा भी चला था, लेकिन और वो आज तक सबसे बड़ा सरदर्द है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप ने उसी दिन एक स्पीच दी थी जिस दिन वो समर्थक कैपिटल हिल में घुसे थे। उसी स्पीच को काट छाट कर बीबीसी ने दिखाया। ट्रंप अपने समर्थकों से ये कह रहे थे कि हम अपने नेताओं के साथ चलते हैं, आइए हम कैपिटल में अपने नेताओं के साथ चलते हैं और हम लड़ेंगे। लेकिन ये बीच की बात हटा दी गई और उस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप का बयान दिखा दिया गया, आइए हम कैपिटल हिल पर चलते हैं और हम लड़ेंगे। इसको ये वाकई गलत किया गया था। बीबीसी ने इसके लिए माफी भी मांगी है, उनके टॉप 2 लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, और ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि ये सीधा सीधा हमारा मित्र देश, और कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र देश यूके, उसकी सरकारी मीडिया ने, बीबीसी सरकारी मीडिया है इंग्लैंड का, उसके सरकारी मीडिया ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया, अमेरिका के चुनाव को झूठे बयान पर, फेक डॉक्यूमेंट्री पर प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि आओ हम लोग चलें कैपिटल हिल पर और लड़ें और हिंसा करें, लेकिन वो क्लिप ऐसे दिखाई गई बीच का हिस्सा हटा करके जिसमें लगा कि ट्रंप ऐसा ही कह रहे थे। और वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जब अमेरिका में इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था उस वक्त। तो ट्रंप का आरोप भी ठीक था, बीबीसी की चोरी पकड़ी गई है, और बीबीसी के जो जिम्मेदार लोग थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। हम अब हमारे साथ भारत इसमें कहां से आया था, याद कीजिए। नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, अभी उसको 1 साल ही हुआ मुझे लगता है, जिसको भारत में बैन कर दिया गया था, और हमारे यहाँ बड़ा हाय तौबा मचा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री पर क्या कोई डॉक्यूमेंट्री विश्व में कहीं बनेगी तो हम उसको दिखा नहीं सकते, ये सेंसरशिप है और जाने क्या क्या। वही बीबीसी मान रहा है कि उसने बेईमानी की और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। समीर जी, टिम डेवी जो है बेसिकली वो इसी तरह के लिए जाने जाते हैं, वो सनसनीखेज रिपोर्ट बनाना, तोड़ मोड़ करना खबरों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब हुआ था तब इसी टिम डेवी पर आरोप लगा था कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से हुआ था। और जिस तरीके से बीबीसी ने दुनिया भर में मतलब इस तरीके से काम किया, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया, बीजेपी को लेकर कई तरह के उन्होंने नकारात्मक रिपोर्टिंग और खबरें और कई वीडियो चलाए गए। दुनिया के तमाम देशों में बीबीसी ने जिस तरीके से किया, उसी की एक कड़ी उन्होंने ट्रंप को लेकर किया। और जिस तरीके से इंटेंशनली एक मानसिकता के साथ कि जो ट्रंप ने नहीं कहा है इसको तोड़ मरोड़ के कैसे एक छवि खराब की जा सकती है, मुझे लगता है वो किया। और ट्रंप ने बहुत अच्छे से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद टिम डेवी को यह पद छोड़ना पड़ा। मुझे लगता है कि बीबीसी को इसे सबक लेना चाहिए कि दुनिया में वो जिस तरीके से एक मीडिया के नाम पर, एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ या लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ एक तरीके से वो एजेंडा जो चलाता है बीबीसी, और तमाम तरह के राजनीतिक दलों का बीबीसी को जो समर्थन मिलता है, बीबीसी को मुझे लगता है कि अभी सुधारना चाहिए। इस तरीके से हरकतें लगातार करना भारत के अंदर आप कर रहे हो, आप दुनिया के तमाम देशों में कर रहे हो। आपने ट्रंप के खिलाफ इस तरीके से ट्रंप ने कहा कि ये तो लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाता है, निश्चित रूप से ये आरोप, इस आरोप में हो सकता है कि वो सच्चाई भी हो। लेकिन मेरी बात, एक बात कभी समझ में नहीं आई बीबीसी को लेकर के, जब भी कंट्रोवर्सी होती है त्रिपाठी जी, बीबीसी स्टेट मीडिया है, स्टेट मीडिया है। अमेरिका यूके के अंदर तो
बोरिस जॉनसन भी जैसा आदमी भी प्रधानमंत्री रहा है और टोनी ब्लेयर जैसा भी बिल्कुल विपरीत। एक जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लिए उनके यहाँ हर दोनों तरफ की सरकारें बनती हैं। स्टेट मीडिया जो है वो ऐसा इतना सो कॉल्ड लिबरल अलाइंड कैसे हो सकता है? नहीं, पहली बात तो लिबरल जैसा कुछ होता नहीं, उनसे कट्टर कुछ नहीं जिनको हम आप लिबरल कहते हैं, और वो इसको एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, देखो हमको लिबरल कह के कुछ भी कह रहा है, तो आप उनको पहले ही एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। बीबीसी कैसे बना और उसका काम क्या था ये समझना पड़ेगा। जब जिसको कहते हैं ना कि बंदूक के दम पर, ट्रेड के दम पर दुनिया में शासन करने की कुवत खत्म हो गई यूके की, तो उसने इस टूल का इस्तेमाल किया। और इसमें तो कोई कहने में गुरेज नहीं, संकोच नहीं है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें यूके, यूरोप और जो वेस्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं वो बहुत आगे थे, उन्होंने उसका लाभ लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीबीसी के जितने भी चैनल और जितनी सर्विसेज शुरू हुई हैं वो वहीं शुरू हुई हैं जहां बीबीसी को अपना प्रभाव बनाना था। और बड़ा विचित्र है ये, लेकिन कमाल की बात यह कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए और अंग्रेजी मीडिया के आधार पर हम कहते हैं कि हम बीबीसी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म क्यों नहीं करते हैं। मतलब ये हम समझाते वैसे हैं। वहां से उन्होंने अपने पांव समेटने शुरू कर दिए जहां जहां उनको लगा कि अब एजेंडा उनका चलता नहीं। भारत में इनकम टैक्स की बड़ी लायबिलिटी उनके ऊपर फंसी तो उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया। उन्होंने उसको क्या नाम है, कुछ कलेक्टिव न्यूज रूम जैसा करके एक नई कंपनी बना दी और कहा काम सब बीबीसी वाले हैं, लोग बीबीसी वाले। बीबीसी ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम का एक डीप स्टेट है। उसको आप इस तरह से समझेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन थे वहां जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उसकी पूरी लिस्ट है। अगर वो निकालेंगे तो हर जगह वो यूनाइटेड किंगडम जिस तरफ जाना रहता है उसके पक्ष के लिहाज से वो तैयार करता है और उस देश को गलत छवि के साथ दिखाता है। बीबीसी को ऐसे देखेंगे तब समझ में आएगा वो मीडिया हाउस नहीं है, वो यूनाइटेड किंगडम का। ट्रंप वैसे बहुत जोर जबरदस्ती सबके साथ करते हैं, लेकिन अगर ये जोर जबरदस्ती से भी अच्छा हुआ है तो अच्छा है कि किसी का एजेंडा एक्सपोज हुआ। नहीं, बीबीसी को लेकर एक भारत के रेफरेंस में बात ध्यान रखनी चाहिए कि कश्मीर को लेकर बीबीसी और भारत का कोई भी सरकार रही हो हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि वो भारत में जो कश्मीर के आतंकवादी लोग हैं जो वहां पर आतंक फैला रहे हैं उनको वो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर या फ्रीडम फाइटर के तौर पर बार बार पेश करता है। और भारत की कोई भी सरकार रही हो उसने उस पर हटा तो सबसे ज्यादा अफवाह अगर किसी ने फैलाई थी तो बीबीसी न्यूज ने फैलाई थी और यहां उसकी सर्विस बंद होने के कगार पर थी, लेकिन स्पेशल बुलेटिन डेली का शुरू कर दिया था सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर। और अब दूसरी खबर, एक बड़ी खबर, दुनिया के एक और हिस्से में झगड़े शुरू हो सकता है, इसकी आपको बता दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर की है, एक आर्टिकल छापा और उन्होंने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी दोबारा जंग छिड़ सकती है, ऐसा उसका दावा है। उन्होंने दोनों देशों के हवाले से, अपने सोर्सेस के हवाले से खबर भी दी है, कई लोगों से बात भी की है दोनों सरकारों में। उसके पीछे वजह यह है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अभी जून में ही अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर बहुत हैवी बॉम्बिंग की थी और उनके जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे, जहां भी वो परमाणु उनके रिएक्टर वगैरह थे, उनको ध्वस्त करने का दावा किया गया था। लेकिन अब खबर जो वेस्टर्न मीडिया दे रहा है वो ये कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम आज भी है जिससे वो 11 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर हथियार 11 बम बना सकता है, इतना उसके पास है। ये हो सकता है कि जहां बॉम्बिंग हुई वहां दबा हुआ हो या उससे पहले ही ईरान ने वो यूरेनियम कहीं शिफ्ट कर दिया हो। दूसरा, ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें बना रहा है, मिसाइल और ड्रोन। इसमें उसको अच्छी तकनीक भी हासिल है जो उसकी होम ग्रोन टेक्निक है। और आप याद कीजिए जब ईरान ने हमले का जवाब दिया था अपने ऊपर हुए, तो इजराइल के ऊपर उसने 500 मिसाइल और 1100 ड्रोन्स फायर किए थे। 12 दिन तक ये सब कुछ चला था। इनमें से 500 मिसाइल में से 36 मिसाइल्स ने एक्चुअली हिट किया था इजराइल को। और इतना सा तो है इजराइल, बेसिकली हमारे भारत के 2-3 बड़े शहर जोड़ दीजिए, आबादी में तो खैर बिल्कुल ही कंपीट नहीं कर सकता, वो एरिया भी उसका उतना ही है। और 2300 घर डैमेज हुए थे, 240 बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी इजराइल में और 13,000 लोगों को रिलोकेट करना पड़ा था। ये तो तब कर दिया था जब अमेरिका और इजराइल एक साथ, अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रखा था और सब कुछ था। और अब वो ईरान के सोर्सेज ने ये कहा है उस खबर में सर कि इस बार हम 12 दिन में जैसे हमने थोड़ा थोड़ा करके 500 मिसाइल फायर किया, ऐसा नहीं करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन में 2000 मिसाइल मारे इजराइल के ऊपर, देखते हैं कैसे रोकेगा। देखिए, इजराइल अकेला नहीं लड़ता है, हमको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मेडिटेरेनियन में, भूमध्य सागर में उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। और ईरान यदि प्रहार, मुझे तो नहीं लगता है कि ईरान इसकी पहल करेगा। नहीं करेंगे, यही लिखा है कि इजराइल ही करेगा। इजराइल की जरूर ये बात है कि इजराइल इस बात के लिए और अमेरिका भी इस बात पर कहीं ना कहीं सहमत है
कि जो ईरान कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो टेक्नोलॉजी थी उसका सिर्फ भवन आपने बर्बाद किया है, उसके मटेरियल को आपने बर्बाद नहीं किया है, वो क्लेम कर रहा है और ये पहले दिन से क्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आज क्लेम कर रहा है, वो पहले दिन से क्लेम कर रहा था कि आपने तो भवन ही से ऊपर तो गिराए हैं, बिल्डिंग ही तो गिराई है आपने, हमारा जो चीज था वो हमारे पास है, हमारी टेक्नोलॉजी आपने ध्वस्त नहीं की है। अब ऐसी स्थिति में यदि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो इसकी गुंजाइश है कि अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर के प्रहार करें। क्या मुनीर के साथ जो इतनी गलबाहियां अमेरिका ने किया है वह भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या नहीं है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक पक्ष इस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ईरान के साथ पाकिस्तान न खड़ा हो जाए। आप ये मत भूलिए कि हमास अकेले लड़ रहा है क्या, हमास लड़ रहा है इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे जो है वो नाटो की फोर्सेस, नाटो की टेक्नोलॉजी और उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर काम कर रहा है, वैसे ही हमास के पीछे कोई एक बड़ी ताकत काम कर रही है। नहीं तो हमास इतने दिनों तक उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन कहां से आएगा, पैसा कहां से आता। तो वो स्थिति आने वाले दिनों में कैसे अनफोल्ड होगी अभी ये देखना बाकी। मतलब ये एक और जंग अभी खत्म ना माने आप? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये खत्म होगा ही नहीं। चीन सोडियम फॉस्फेट भेज रहा है, 2000 टन भेज चुका है, मतलब चीन का पूरा सपोर्ट है ईरान के पीछे।